बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मोटिव्स फॉर यूजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या है। द मार्केट्स फॉर रियल और फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं या जो रियल एसेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, तो कहता है ये जो मार्केट है आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये मुकम्मल तौर पे जो इंटीग्रेशन होती है उससे रोकती है, बाय बैरियर्स, जो उसने कुछ बैरियर्स, कुछ लिमिटेशन लगाई होती हैं उनके थ्रू, सच एज, वो कौन कौन सी हैं? सच एज टैक्स डिफरेंशियल, टैरिफ्स, कोटाज, लेबर इमोबिलिटी, कम्युनिकेशन कॉस्ट, कल्चरल डिफरेंसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंसेस। कहता है ये जो हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं इन बेस के ऊपर, जो मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेशन होती है फॉर रियल और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, ये मार्केट उनको इन बैरियर से रोकती है। कहता है yet these barriers can also create unique opportunities for specific geographic markets that will attract foreign investor। अब यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास बैरियर्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि कोई एक यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं उस मार्केट की जियोग्राफिकल लोकेशंस को देखते हुए, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। फिर उसके बाद दोबारा कहता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, वो किस लिए करता है? जो इन्वेस्टर होता है इन्वेस्ट फॉरेन मार्केट में, सबसे पहले कहता है टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, अगर तो कोई फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो उसके एडवांटेजेस के लिए। यहाँ फिर कहता है व्हेन दे एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसीज टू अप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन। ठीक है, जब कोई वो स्पेकुलेशन होती है, एंटिसिपेटेड होती है कि फॉरेन, या एक्सपेक्टेड करता है कि इन फ्यूचर जो फॉरेन करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी उसके अगेंस्ट जो वो रखता है, टू रीप द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। ये भी एक इसका मोटिव है। फिर कहता है जो हमारे पास क्रेडिटर है, प्रोवाइड क्रेडिट इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, और क्यों क्रेडिट प्रोवाइड करता है फॉरेन मार्केट में? कहता है कैपिटलाइज ऑन हायर फॉरेन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अपनी जो भी उसके पास अमाउंट है, जो कैपिटल है, उसके ऊपर वो क्या करता है कि हायर इंटरेस्ट रेट जो कि फॉरेन के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा होता है या क्रेडिट दे रहा होता है उस बेस के ऊपर, फिर कहता है व्हेन दे एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसी टू अप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन। वही बात होगी दोबारा, एक्सपेक्ट करता है कि फॉरेन अगर जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी जो उसके पास है। फिर कहता है टू रीप द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। अब लास्ट पे कहता है क्रेडिट की भी बात होगी, इन्वेस्टर की भी बात होगी। अब कहता है बारो इन फॉरेन मार्केट्स टू कैपिटलाइज ऑन लोअर फॉरेन इंटरेस्ट रेट। वहां पे हाई इंटरेस्ट था, यहाँ पे वो लोअर फॉरेन इंटरेस्ट रेट की बात करेगा। फिर उसके बाद कहता है व्हेन दे एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसीज टू डेप्रिशिएट अगेन, वहां पे अप्रिशिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डेप्रिशिएशन की बात कर रहा है। ये बात कहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? अब कहता है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलाउज करेंसी टू बी एक्सचेंज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ये क्या करती है, डिफरेंट करेंसीज को अलाउ करती है टू एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए अब मेन मकसद क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसके अंदर फैसिलिटेट करने के लिए। फिर उसके बाद कहता है द सिस्टम फॉर एस्टेब्लिशिंग एक्सचेंज रेट्स हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ठीक है, फ्रॉम 1876 टू 1913 ईच करेंसी वाज कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड। ठीक है, जो भी करेंसी थी उसको क्या किया जाता था, गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता था एट अ स्पेसिफिक रेट, किसी स्पेसिफिक रेट के ऊपर, एज डिक्टेटेड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ से तय करदा थी। ठीक है, ये कब की बात कर रहा है, 1876 से लेके 1913 तक। फिर उसके बाद कहता है दिस वॉज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एज वर्ल्ड वॉर बिगेन एंड द ग्रेट डिप्रेशन फॉलोड। कहता है फिर ये जो सारा कुछ हो रहा होता था ये इंस्टेबिलिटी की वजह से, फिर जो वर्ल्ड वॉर हमारे पास वन शुरू हुई थी और ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था। फिर कहता है 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कॉल्ड फॉर फिक्स करेंसी एक्सचेंज। फिर 1944 के अंदर कहता है कि ब्रेटन वुड
एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स किया जाए। अब ये ब्रेक्सिट ये सारा कुछ इसी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू ये सारा कुछ चलता आ रहा था। उसके बाद कहता है 1971 के अंदर यूएस डॉलर टू अपेयर टू बी ओवर वैल्यूड, ठीक है, वो ओवर वैल्यूड हो गए थे। द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट डिवैल्यूड द यूएस डॉलर्स एंड वाइडेंड द बाउंड्रीज फॉर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फ्रॉम +-1% टू +-2%। कहता है कि ये जो एग्रीमेंट था ना, ये यूएस डॉलर और कुछ ऐसी बाउंड्री थी जिसके अंदर उन्होंने मतलब कि ये बताया गया था जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है 1% से लेके 2% तक, वो नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो कहता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी, कहता है गवर्नमेंट स्टिल हैड डिफिकल्टीज मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट विद इन द स्टेटेड बाउंड्रीज। कहता है कि किसी भी बाउंड्रीज, कोई भी किसी स्टेट की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो क्या नाम है कि अभी तक उसे डिफिकल्टीज होती है एक्सचेंज रेट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इन 1973 द ऑफिशियल बाउंड्रीज फॉर द मोर वाइडली ट्रेडेड करेंसी वर एलिमिनेटेड एंड द फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम केम इनटू फैक्ट। कहता है 1973 के अंदर, कहता है कि कुछ ऑफिशियल बाउंड्रीज थी, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। उसके बाद जो मोर वाइडली ट्रेडेड करेंसीज थी, ठीक है, इसके ऊपर भी काम करने के बाद जो हमारे पास फ्लोटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो इफेक्ट आ रहा था कि जो हमारा मेंटेनिंग था हो रहा है, इसको काम के ऊपर लगाया गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को देखें। कहता है देर इज नो स्पेसिफिक बिल्डिंग और लोकेशंस वेयर ट्रेडर्स एक्सचेंज करेंसीज। कहता है कोई स्पेसिफिक ना बिल्डिंग है ना कोई लोकेशन है जहाँ पे जो ट्रेडर्स अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रेडिंग आल्सो अकर्स अराउंड द क्लॉक। जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो एक क्लॉक के गिर्द, मतलब कि क्या नाम है, एक टाइम के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रही होती है, उसी बेस के ऊपर हो रही होती है। कहता है फिर हमारे पास ना दो मार्केट्स आ जाती हैं। एक हमारे पास स्पॉट मार्केट आती है और एक हमारे पास फॉरवर्ड मार्केटिंग आती है। कहता है जिस मार्केट के अंदर हम इमीडिएटली एक्सचेंज कर लें उसको स्पॉट मार्केट कहा जाता है। और दूसरी जो फॉरवर्ड मार्केट होती है, इसके अंदर जो एमएनसीज होती हैं वो लॉक करती हैं एक्सचेंज रेट को, ठीक है, या उसको बाय कर रही होती हैं, वो कर रही होंगी या सेल कर रही होंगी किसी भी उसकी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डेज। और मतलब कि किसी भी, मतलब कि एक स्पॉट मार्केट की वो बात करता है तो वो उसी टाइम इमीडिएटली इफेक्ट हो रही होता है जो एक्सचेंज रेट हो रहा होता है। जबकि जब हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं, चाहे परचेज किया जाए या करेंसी को या बेचा जाए, कुछ ना कुछ उसके मकदार को, तो वो कहता है किसी स्पेसिफिक जो फ्यूचर के अंदर डेट होगी उसके ऊपर होता है आने वाले वक्त में। फिर उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, कहता है इसके अंदर अगर देखा जाए तो 100 of banks facilitate foreign exchange transaction तो द टॉप 20 हैंडल अबाउट 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर कहता है कि हमारे पास सैकड़ों तादाद के अंदर जो बैंक हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, ठीक है, ये क्या नाम है 20 हैंडल हैं जो 50% जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसको हैंडल कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है, वक्त के मुताबिक कोई भी ऐसा वक्त हो, आर्बिट्रेज इंश्योर्स इंश्योर करता है एक्सचेंज रेट आर सिमिलर अक्रॉस द बैंक। जो हमारे पास एक्सचेंज रेट है वो क्या नाम है कि जो अक्रॉस द बैंक है वहाँ पे सिमिलर है। जो हमारे पास बैंकों के दरमियान ट्रेडिंग हो रही होती है उसे इंटर बैंक मार्केट के अंदर, मतलब कि जो भी हमारे पास ट्रेडिंग बिटवीन बैंक्स अकर्स इन द इंटर बैंक मार्केट, वो इंटर बैंक मार्केट के अंदर हो रही होती है। विद इन दिस मार्केट फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकरेज फर्म समटाइम एक्ट एज अ मिडलमैन। जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज ए मिडलमैन। तो उसके बाद कहता है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बैंक्स आर इम्पोर्टेंट टू फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर्स। सबसे पहले जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो कम्पिटिटिवनेस ऑफ कोड होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा वो कहता है रिलेशनशिप होना चाहिए स्पेशल
बिटवीन द बैंक एंड इट्स कंज्यूमर। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, वो भी हमारे पास एट अ टाइम होनी चाहिए। फिर उन्हें, जो हमारे पास कस्टमर होते हैं या जो बैंक होता है, दोनों के पास करते हैं एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए जो कि एडवाइस अबाउट करंट मार्केट कंडीशन कर सके। फिर उसके अलावा इनकी फोरकास्टिंग जो एडवाइस होती है वो भी बेहतर होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहता है हमारे पास जो बैंक्स होते हैं वो प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज फॉर अ फी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज वो दे रहे होते हैं किसी चार्जेस के ऊपर। कहता है द बैंक्स बिड, जब हम बिड की बात करेंगे इसका मतलब है वो बाय कोट फॉर अ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। कहता है ये जो हमारे पास बिड है कोट, ये किसी भी फॉरेन करेंसी की, ये लेस देन होनी चाहिए सेल कोट या आस्क कोट के लिए। कहता है इसको हम क्या नाम है, जब हम बिड और आस्क की बात कर रहे होते हैं दोनों कोट्स की, तो इसको बिड आस्क सेपरेट कहा जाता है। कहता है अब नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, हमने आस्क और बिड दोनों रेट का डिफरेंशियल निकाल के उसको डिवाइड करना है आस्क रेट के ऊपर। इसके बाद वो कहता है हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो सपोज किया हमने, जो बिड प्राइस फॉर यूरो, 1 यूरो हमारे पास $1.52 का है और आस्क प्राइस 1.60 है। ठीक है, आस्क रेट 1.60 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाय 1.60, तो हमारे पास जो जो बिड आस्क स्प्रेड आ रहा है ये 5% यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है द बिड आस्क स्प्रेड इज नॉर्मली लार्जर फॉर दोज करेंसी। कहता है ये दो क्या नाम है, हमारे पास ये जो स्प्रेड है ये लार्जर होता है उन करेंसीज के लिए जो हमारे पास, जिनके अंदर जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग है वो बहुत ही कम हो रही होती है। कहता है द स्प्रेड इज आल्सो लार्जर फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन। कहता है जो रिटेल ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए जो स्प्रेड होता है ये, मतलब कि ये लार्जर होता है। ठीक है, होल सेल ट्रांजैक्शन की निस्बत, जो कि बैंक्स के दरमियान या लार्ज कॉर्पोरेशन के दरमियान हो रही होती है। उसके बाद वो कहता है एक्सचेंजेस कोटेशंस फॉर वाइडली ट्रेडेड करेंसीज आर फ्रीक्वेंटली लिस्टेड इन द न्यूज़ मीडिया ऑन अ डेली बेसिस। फिर कहता है जो एक्सचेंज की कोटेशन होती है किसी भी क्या नाम है ट्रेडिंग करेंसी के लिए, तो ये फ्रीक्वेंटली ये लिस्टेड होती है न्यूज़पेपर के ऊपर। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। और उसके साथ साथ वो कहता है कि फॉरवर्ड रेट भी कोटेड किए जाते हैं। द कोटेशन नॉर्मली रिफ्लेक्टेड द आस्क प्राइसेस फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं किस चीज़ के लिए, जो आस्क प्राइसेस होती हैं किसी बड़ी ट्रांजैक्शन को जो हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद कहता है हमारे पास इंटरप्रेटिंग फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। अब हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट कोटेशंस आती हैं, कहता है कि ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसको, वैल्यू ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन डॉलर। ठीक है, किसी भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू को हम डॉलर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास इनडायरेक्ट कोटेशन होती है ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी पर डॉलर। ठीक है, वहाँ के ऊपर वैल्यू की बात कर रहे थे डायरेक्ट कोटेशन के अंदर, और इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर हम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी पर डॉलर की बात करेंगे। फिर उसके बाद कहता है कि नोट दैट एक्सचेंज रेट कोटेशन समटाइम इंक्लूड आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट कोटेशन के अंदर समटाइम आईएमएफ के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कहता है द सेम करेंसी में आल्सो बी यूज बाय मोर देन वन कंट्री। कहता है ये जो करेंसी होती है अक्सर इसको क्या किया जाता है, इसको एक कंट्री के अलावा और भी कंट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज रेट की। ठीक है, क्या कहता है ये, द अमाउंट ऑफ वन फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ एन अदर फॉरेन करेंसी। कहता है जो अमाउंट है किसी एक फॉरेन करेंसी की, जो पर यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट ऑफ एन अदर फॉरेन करेंसी की, इसको कैसे हमने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ करेंसी ए इन यूनिट ऑफ करेंसी बी। ये एक क्रॉस एक्सचेंज रेट है। ठीक है, ये क्या है कि हमने क्या किया कि जो नॉमिनेटर हमारे पास वैल्यू ऑफ करेंसी ए इन डॉलर, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की।
ये यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड वैल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज ऑन अ स्पेसिफिक सेटलमेंट डेट। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, कहते हैं कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम है किसी भी पार्टिकुलर करेंसी का जिसको हमने एक्सचेंज करना है किसी भी इन फ्यूचर सेटलमेंट डेट के ऊपर। ठीक है, अनलाइक फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स होवर फ्यूचर कंट्रैक्ट्स आर सोल्ड ऑन एक्सचेंज। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि जो करेंसी ऑप्शन कंट्रैक्ट्स है, ये क्या है, गिव द राइट to buy or sell a specific currency at a specific price within a specific period of time। कहता है कि ये जो करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये राइट देता है बाय करने का या सेल करने का किसी भी स्पेसिफिक करेंसी को किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे और किसी भी स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्रेम में। कहता है इसके अलावा इसको एक्सचेंज करने के लिए इसको सेल भी किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, यूरो करेंसी मार्केट है। US dollars deposits placed in bank in Europe and other continent are called euro dollars। कहता है कि जो US डॉलर होते हैं उसको डिपॉजिट किया जाता है किसी भी बैंक में जो यहाँ के यूरोप हो के अंदर हो या किसी भी और कॉन्टिनेंट्स में हो, उसको यूरो डॉलर कहा जाता है। कहता है इन द 1960 एंड 70s द यूरो डॉलर मार्केट और व्हाट इज नो रेफर टू एज यूरो करेंसी मार्केट। अब यहाँ पे वो बात करता है कि 60 एंड 70s की कि यूरो डॉलर जो मार्केट थी हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज नो रेफर टू आज, उसको आज जो हमने क्या किया है यूरो डॉलर मार्केट को यूरो करेंसी मार्केट के अंदर रेफर कर दिया गया है। ग्रो टू अकोमोडेट इंक्रीजिंग इंटरनेशनल बिजनेस, किस चीज़ के लिए, ताकि इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको इंक्रीजली अकोमोडेट किया जा सके एंड टू बाईपास ट्रिकर यूएस रेगुलेशन ऑन बैंक इन द यूएस। अब यहाँ पे वो कहता है द यूरो करेंसी मार्केट इज मेड अप ऑफ सेवरल लार्ज बैंक्स आर कॉल्ड यूरो बैंक्स। कहता है जब हम यूरो करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो कहता है ये होती है किस चीज़ के लिए, सेवरल लार्जर बैंक के लिए जिनको यूरो बैंक्स कहा जाता है। डेट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स इन वेरियस करेंसी, ना कि ये यूरो के अंदर बल्कि ये एक्सेप्ट की भी कर रहे होते हैं डिपॉजिट और उसके अलावा लोन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट करेंसीज में। उसके बाद वो कहता है फॉर एग्जांपल द यूरो करेंसी मार्केट हैज हिस्टोरिकली रिसाइकल्ड द ऑयल रेवेन्यूज, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, फॉर ऑयल एक्सपोर्टिंग ओपेक, जिसे कहता है कंट्रीज टू अदर कंट्रीज। कहता है जो यूरो करेंसी मार्केट होती है वो हिस्टोरिकली, ठीक है, वो ऑयल रेवेन्यूज से ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तरफ ये सारा कुछ क्या नाम है वो रिसाइकल्ड रखती है। अब उसके बाद कहता है यूरो करेंसी मार्केट। कहता है जो यूरो करेंसी मार्केट होती है इसका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के ऊपर। कहता है देर आर टाइम्स व्हेन नो सिंगल बैंक इज विलिंग टू लेंड द नीडेड अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद कहता है सिंडिकेट ऑफ यूरो बैंक्स, जो यूरो बैंक का सिंडिकेट होता है, मे देन बी कंपोज टू अंडर राइट द लोन। ठीक होगा यहाँ तक। फिर कहता है फ्रंट एंड मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट फीस आर यूजली चार्ज फॉर सच सिंडिकेटेड यूरो करेंसी लोन। कहता है जो भी हमारे पास सिंडिकेटेड यूरो करेंसी लोन होता है, ठीक है, हमारे पास इसके लिए या तो फ्रंट एंड मैनेजमेंट या कमिटमेंट फीस वो ये इस लोन के लिए क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूरो करेंसी मार्केट की। कहता है द recent standardization of regulations around the world has promoted the globalization of the banking industry। कहता है जो recent standardization जो रेगुलेशन है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर वो प्रमोट करते हैं किसको, बैंकिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, मगर कैसे, ग्लोबलाइजेशन के तौर के ऊपर। कहता है जो हमारे पास सिंगल यूरोपियन एक्ट है वो हैज ओपनड अप द यूरोपियन बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, वो यूरोपियन बैंकिंग इंडस्ट्री को ओपन करता है। तो कहता है 1988 बेसल कार्ड साइन बाय G10 सेंट्रल बैंक्स आउटलाइन कॉमन capital standards such as the structure of risk weights for the banking industry। कहता है फिर बेसल अकॉर्ड को भी 1988 के अंदर G10 हमारे पास जो सेंट्रल बैंक्स
ऑनलाइन कॉमन कैपिटल स्टैंडर्ड था, इसने क्या किया, साइन किया। इसका मकसद क्या था कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या नाम है, उसको स्टैंडर्ड किया जाए, किसका, बैंकिंग इंडस्ट्री का। फिर उसके बाद कहता है यूरो करेंसी मार्केट इन एशिया इज सम टाइम रेफर टू सेपरेटली एज द एशियन डॉलर मार्केट। कहता है यूरो करेंसी मार्केट को एशिया के अंदर अक्सर उकात सेपरेट, अलहदा तौर पे, सेपरेट तौर पे ट्रीट किया जाता है, जिसे एशियन डॉलर मार्केट कहा जाता है। उसके बाद वो कहता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इन द एशियन डॉलर मार्केट इज टू चैनल फंड फ्रॉम डिपॉजिटर टू borrowers। फिर कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो एशियन डॉलर मार्केट के अंदर बैंक होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, फंड्स को चैनल कर रहे होते हैं फ्रॉम डिपॉजिटर्स टू borrowers। फिर उसके बाद कहता है एन अदर फंक्शन इज इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरिंग। कहता है इसके अलावा और भी फंक्शन होता है जो कि लैंडिंग एंड बोरिंग का होता है। अब यहाँ पे यूरो क्रेडिट मार्केट की बात करें तो लोन्स ऑफ 1 year और longer are extended by euro banks market to MNCs और गवर्नमेंट। यहाँ पे देखें वो कहता है लोन्स ऑफ 1 year और लॉन्गर आर एक्सटेंडेड बाय यूरो बैंक्स टू MNCs और गवर्नमेंट एजेंसीज इन द यूरो क्रेडिट मार्केट। कहता है ये जो यूरो क्रेडिट के अंदर, जो मार्केट के अंदर जो लोन दिया जाता है, इसको यूरो क्रेडिट लोन भी कहा जाता है, ठीक है। या 1 साल के लिए ये लोन होता है, या इससे ज़्यादा भी इस हो सकता है, जिसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, कहाँ से, यूरो बैंक की तरफ से। ये किसके लिए होता है, ये MNCs या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है। फिर कहता है फ्लोटिंग रेट्स आर कॉमनली यूज सिंस द बैंक्स, ठीक है, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच्योरिटीज में नॉट मैच, ठीक है। यूरो बैंक्स एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बट सम टाइम प्रोवाइड लॉन्गर टर्म्स लोन, ठीक है। डिपॉजिट तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा होता है, मगर जो ये प्रोवाइड कर रहा होता है, ये लॉन्गर टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर कहता है यूरो बॉन्ड मार्केट क्या होती है, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको एक को फॉरेन बॉन्ड्स या पैरेलल बॉन्ड्स कहा जाता है, और दूसरे को हमारे पास यूरो बॉन्ड्स कहा जाता है। कहता है बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। कहता है बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये बॉन्ड क्या होता है कि जो हमारे डिनोमिनेट कर रहा होता है करेंसी को, ठीक है, किसी कंट्री की, जहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है वो प्लेस्ड होता है, मगर ये इशू बॉर्डर्स की, जो हमारे पास इशूड बाय बॉर्डर फॉरेन टू द कंट्री रेट आर कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि जो यूरो बॉन्ड क्या होता है, डेट आर सोल्ड इन कंट्रीज अदर देन द कंट्री रिप्रेजेंटेड। कहता है इसका जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है या दे रही होती है, उस कंट्री के अलावा ये जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वहां पे इसको सोल्ड किया जाता है, ठीक है। और उसी जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसी करेंसी के अंदर, और इस वजह से इसको क्या कहता है, यूरो बॉन्ड। मतलब कि जो कंट्री बांट देगी, वो अपने मुल्क के अंदर इसको सोल्ड नहीं करेगी, ठीक है, अपनी करेंसी के अंदर ही उसका होता है, जो करेंसी इसको दे रही होती है इसको यूरो बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास इस, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब कहता है कि यूरो बॉन्ड मार्केट जो वजूद में आई थी, ठीक है, ये पार्शली आई थी सबसे पहले 1963 इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्स इम्पोज्ड, ठीक है, इन द US। उसके बाद कहता है इसको फिर डिस्करेज किया गया था, जो US के इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे थे फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर, फिर जो नॉन US बायर्स थे, उन्होंने भी क्या नाम है, लुक्ड एल्सवेयर फॉर फंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है देन इन 1984 US कॉर्पोरेशन वर अलाउड टू इशू बीरर बॉन्ड्स डायरेक्टली टू द नॉन US। फिर क्या नाम है, जो नॉन US के लिए जो इशू किया गया था, जो बॉन्ड, जिसको बेरर बॉन्ड कहा जाता है। फिर कहता है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए भी, यू मतलब कि नॉन US इन्वेस्टर थे उनके लिए। फिर कहता है एंड द विद होल्डिंग टैक्स ऑन बॉन्ड परचेजेस वाज अबॉलिश्ड।
फिर उसके बाद कहता है यूरो बॉन्ड्स आर अंडर रिटन बाय अ मल्टीनेशनल syndicates ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड simultaneously placed in many countries। कहता है जब हम पहली बात करते हैं तो ये अंडर रिटन होता है किसके लिए, मल्टीनेशनल सिंडिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और उसके अलावा ये कहता है कि ये simultaneously प्लेस्ड होता है इन कंट्रीज के लिए थ्रू सेकंड स्टेज एंड इन मैनी केसेस थर्ड स्टेज अंडरराइटर्स। ठीक है। उसके बाद कहता है यूरो बॉन्ड्स आर यूजली इशूड इन बिलर फॉर्म पे एनुअल कॉपन्स। ठीक है, बिलर फॉर्म के अंदर ये क्या करता है, वो हो सकता है या पे एनुअल कॉपन्स के अंदर, मे बी कन्वर्टिबल। ठीक है, मे हैव वेरिएबल रेट्स। ठीक है, इसका जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, एंड टिपिकली हैव फ्यू प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स। अब यहाँ पे आगे देखते हैं यूरो बॉन्ड मार्केट को। कहता है इंटरेस्ट रेट फॉर ईच करेंसीज एंड क्रेडिट कंडीशंस इन द यूरो बॉन्ड मार्केट चेंज कॉन्स्टेंटली। कहता है जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी करेंसी का, हर करेंसी का, और जो हमारे पास क्रेडिट कंडीशन होती है यूरो बॉन्ड मार्केट के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, काजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द मार्केट टू वेरी अमंग करेंसीज। ठीक है। उसके बाद कहता है अबाउट 70% ऑफ द यूरो बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर। जो कि 70% के करीब यूरो बॉन्ड होते हैं, इनको ये हमारे पास यूएस डॉलर के अंदर होते हैं। In the secondary market, the market makers are often the same underwriters who sell the primary issues। अब आगे देखें, यहाँ पे कंपेयरिंग इंटरेस्ट रेट अमंग करेंसीज को देखा गया है। कहता है कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और अगर इसकी रेंज को देखा जाए तो 1% जापान के अंदर अगर ये इंटरेस्ट रेट है, तो रशिया को देखा जाए तो ये 60% है। ठीक है, तो 1 से लेकर 60% तक इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। डिफरेंट कंट्रीज और भी आएंगी जो 1 से 60% के दरमियान लाई करेंगी। कहता है इंटरेस्ट रेट आर क्रूशियल बिकॉज दे अफेक्ट द एमएनसीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इफेक्ट कर रहा होता है उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर। कहता है इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फंड्स इन दैट करेंसी। कहता है जो हमारे पास करेंसीज की डिमांड और सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या नाम है, उनकी बेस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी स्पेसिफिक करेंसी का, वो डिटरमिन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। आगे वो कहता है एज द डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल्स चेंज ओवर टाइम फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी। ठीक है, कहता है कि ये दोनों का जो स्केड्यूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक करेंसी का, ये टाइमली चेंज होता रहता है। उसके अलावा वो कहता है द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फॉर दैट करेंसी विल आल्सो चेंज। फिर उसके बाद वो कहता है नोट दैट द फ्रीडम टू ट्रांसफर फंड्स अक्रॉस कंट्रीज causes the demand and supply conditions for funds to be somewhat integrated। Such the interest rate movement become integrated too। अब यहाँ पे देखें, कहता है इन एडिशन टू इशूइंग स्टॉक लोकली, ठीक है, एमएनसीज कैन आल्सो obtain फंड बाय इशूइंग स्टॉक इन इंटरनेशनल मार्केट। कहता है कि ये जो स्टॉक होता है इसको लोकली भी किया जाता है। उसके अलावा जो एमएनसीज होती हैं वो फंड को obtain करने के लिए थ्रू स्टॉक वो इंटरनेशनल मार्केट भी इसको क्या नाम है इशू कर सकती है। दैट दिस विल इनहेंस द फर्म्स इमेज। ठीक है, जो हमारे पास फर्म की इमेज होती है उसको इनहेंस करती हैं, एंड नेम रिकग्निशन, उसके नेम को भी, एंड डाइवर्सिफाई द शेयर होल्डर बेस। द स्टॉक्स में आल्सो बी मोर इजिली डाइजेस्टेड। आगे क्या कहता है, कहता है नोट दैट मार्केट कंपटीशन शुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ न्यू इश्यूज। जो हम न्यू इश्यूज कर रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर जो मार्केट कंपटीशन होता है वो भी क्या हमारे पास वो है, वो इंक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की। कहता है स्टॉक इशूड इन द यूएस बाय नॉन यूएस फर्म्स और गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड यानी स्टॉक ऑफरिंग। कहते हैं जो यूएस के अंदर स्टॉक इशू किया जाता है, जो हमारे पास नॉन यूएस फर्म्स या गवर्नमेंट्स
होती हैं उसको यंकी स्टॉक ऑफरिंग्स कहा जाता है। द मैनी ऑफ सच रिसेंट स्टॉक्स ऑफरिंग रिजल्टेड फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स इन लैटिन अमेरिका एंड यूरोप। The non-US firms may also issue American Depository Receipts ADRS जिसे कहा जाता है। ये जो नॉन यूएस फर्म्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये इशू करती हैं विच आर सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर जो सर्टिफिकेट्स होता है इनके पास बंडल ऑफ स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, और ये इसके जो रेगुलेशंस होते हैं वो भी क्या नाम है, लेस स्ट्रिक्टली होती हैं। उसके बाद देखा जाए द लोकेशन ऑफ द एमएनसी ऑपरेशंस कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन अबाउट, ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है एमएनसी की जो लोकेशन होती हैं, ठीक है, वेयर टू प्लेस स्टॉक, कहाँ पे ये स्टॉक प्लेस कर रही है, इन द व्यू ऑफ कैश फ्लोज नीडिंग टू कवर डिविडेंड पेमेंट्स। फिर उसके बाद वो कहता है मार्केट करेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेड टू स्टॉक मार्केट्स में डिफर इन साइज, ठीक है, कहता है मार्केट जो करेक्टरिस्टिक होती है वो भी क्या नाम है हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि स्टॉक मार्केट हमारे पास डिफर हो सकती है किस चीज़ के अंदर, इनके साइज के अंदर, ट्रेडिंग एक्टिविटी लेवल में, रेगुलेटरी जो हमारे पास क्या नाम है रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेस के ऊपर, उसके अलावा जो इनका टैक्सेशन रेट होता है इसके बेस के ऊपर, और जो हमारे पास ऑनरशिप होती है इंडिविजुअल की, और जो मतलब कि जो इनका प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशन, मतलब एक इंडिविजुअल और जो इंस्टीट्यूशन का जो प्रोपोर्शनल रेट होगा या शेयर होगा ऑफ एनरशिप होगी उसकी बेस के ऊपर भी मार्केट क्या कर रही होती है, यहाँ पे वो डिफर कर रही होती है। बात करता है कि जो ACNs है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, ये क्रिएट करता है, हैव बीन क्रिएटेड टू मैच ऑर्डर्स बिटवीन, ठीक है, जो मैच ऑर्डर हो रहे होते हैं ये उनको क्रिएट करता है, ठीक है, किसके दरमियान, बायर्स और सेलर के दरमियान उसी साल में। फिर कहता है जो हमारे पास ये जो ECNs होते हैं ये अकॉर्डिंगली टू टाइम मोर पॉपुलर होते हैं, दे मे अल्टीमेटली बी मच विद वन एंड अदर और विद अदर एक्सचेंज, ठीक है, वन एंड अदर और विद अदर एक्सचेंज टू क्रिएट अ सिंगल ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। फिर आगे देखें तो अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का, तो ये हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे देखें जो कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का हुआ, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारे पास फॉरेन कैश फ्लोज मूवमेंट है इसको टिपिकली MNCs ने इसको क्लासिफाई किया है इनके कॉर्पोरेट फंक्शन को देखते हुए फोर टाइप्स के अंदर, ठीक है, फोर स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जो जिन इन स्टेटमेंट को देखते हुए जो कि जनरली रिक्वायर है किस चीज़ के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के इस्तेमाल के लिए। अब जो हमारे पास फर्स्ट है वो कहता है फॉरेन ट्रेड, the export generate foreign cash inflows while import requires cash outflows। यहाँ पे उसने एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या है, एक्सपोर्ट के थ्रू कैश इनफ्लो होता है जबकि इंपोर्ट के थ्रू कैश आउटफ्लो होता है। फिर उसके बाद कहता है डेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, कहता है यहाँ पे हमारे पास कैश आउटफ्लो टू एक्वायर फॉरेन एसेट जनरेट फ्यूचर इनफ्लो, फ्यूचर इनफ्लो के लिए क्या करते हैं कि कैश को आउटफ्लो करते हैं ताकि फॉरेन एसेट्स को हासिल करने के लिए। फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट आती है। कहता है शॉर्ट टर्म तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ के लिए होती है, और ये यूरो करेंसी मार्केट में होती है, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारे पास यूरो क्रेडिट, यूरो बॉन्ड या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में होती है। तो ये था आज का लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।